Assalamu alaikum dear class 8 students. I am teacher Waqar Yasin from UPS Tarkapura. प्यारे बच्चों, हमने स्टार्ट किया था सिविक्स का लेसन द जुडिशरी और इसमें हमने जुडिशरी का इंट्रोडक्शन लिया था। फिर कोर्ट्स में हमने देखा था क्या इनका रोल है, क्या फंक्शंस हैं, और थोड़ा सा हमने इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। आज हम इसी यूनिट को, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांच ऑफ द लीगल सिस्टम। हमारा जो लीगल सिस्टम है, हमारा जो कानून का निज़ाम है हिंदुस्तान का, इसके डिफरेंट ब्रांच क्या क्या हैं, यही हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। ये हमारा आज का नेक्स्ट सब टॉपिक है। प्यारे बच्चों, दो डिफरेंट ब्रांच हैं लीगल सिस्टम की हिंदुस्तान में। पहला है क्रिमिनल लॉ और दूसरा है सिविल लॉ। पहले हम क्रिमिनल लॉ को स्टडी करेंगे, इसके जो डीलिंग है वो किसके साथ है और इसमें हम क्या रिलीफ हमें मिलता है क्रिमिनल लॉ के ज़रिए से। प्यारे बच्चों, क्रिमिनल लॉ डील करता है ऐसे एक्ट्स के साथ या ऐसे कंडक्ट के साथ, यानी एक पर्सन के ऐसे एक्शंस या ऐसे कंडक्ट्स, जब कोई इंसान कोई ऐसा एक्शन ले, कोई ऐसा काम करे या ऐसा कोई कंडक्ट दिखाए जिसे लॉ डिफाइन करता है कि ये ऑफेंस है, यानी ये जुर्म है जो उसने काम किया। मिसाल हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों, थेफ्ट, कोई चोरी करता है या कोई हैरस करता है किसी वुमेन को, यानी डराता धमकाता है किसी औरत को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दहेज लाए, डाउरी लाए, या कोई किसी का मर्डर कर देता है। तो ऐसे सारे एक्शंस जो हैं एक पर्सन के, वो क्रिमिनल लॉ के अंडर डील किए जाते हैं। इनका ताल्लुक डायरेक्ट क्रिमिनल लॉ के साथ है और ऐसे केसेस जो हैं क्रिमिनल कोर्ट्स में ही लड़े जाते हैं। सबसे पहला स्टेप, जब ऐसा एक्शन कोई कर ले, कोई ऐसा काम कर ले, तो सबसे पहला काम जो है इसमें होता है लॉजिंग एन एफआईआर। लॉजिंग एफआईआर ये पहला स्टेप है इसमें, और एफआईआर का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। प्यारे बच्चों, एफआईआर कहाँ पे दर्ज करना है? एक इफेक्टेड पर्सन को जिसको नुकसान पहुंचा है, पुलिस के पास ही एफआईआर दर्ज होगा और उसके बाद पुलिस इसी केस को इन्वेस्टिगेट करेगी, इस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेगी और केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद एफआईआर की दर्ज करने के बाद जो केस की इन्वेस्टिगेशन हुई है, इस केस को रिपोर्ट किया जाएगा, फाइल किया जाएगा कोर्ट में। और अगर अक्यूज जो है, जिसके खिलाफ ये इल्ज़ाम है, तो वो अगर गलत साबित हुआ, गिल्टी साबित हुआ, इस पे ये जो इल्ज़ाम था ये साबित हो गया, तो उसे जेल में भेजा जाएगा और उसकी जो है वहाँ पर फ़ाइन भी लगेगी, यानी जुर्माना भी इसका होगा। तो ये तो था क्रिमिनल लॉ। अब हम आते हैं सिविल लॉ पे। प्यारे बच्चों, सिविल लॉ जो है, इसमें क्या होता है कि अगर किसी इंडिविजुअल के राइट्स को ज़ख्म पहुँचे, इंजरी पहुँचे या हार्म पहुँचे, यानी कि सिविल लॉ में क्या होता है कि किसी इंडिविजुअल के राइट्स जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं या उनको जो है नुकसान पहुँचता है, तो वहाँ पर सिविल लॉ ऑपरेट हो जाते हैं। मिसाल हम ले लेते हैं इसमें, मिसाल इसमें आएगा कि सेल ऑफ लैंड, यानी ज़मीन के बेचने पे कभी डिस्प्यूट होता है दो पार्टीज़ के बीच में, आपने देखा होगा। या फिर एक और मिसाल इसमें बनती है परचेज ऑफ गुड्स पे, कोई चीज़ आपने ख़रीदी, वो ख़राब थी, एक्सपायर्ड थी, तो इस पे सिविल लॉ ऑपरेट हो जाएगा, उस पे आप केस कर सकते हो और सिविल लॉ में, सिविल कोर्ट्स में वो लड़ा जाएगा। इसी तरह से रेंट के मैटर होते हैं किराएदार में और मकान मालिक में, ये केस भी सिविल लॉ के अंडर आता है। और डिवोर्स के केसेस, यानी तलाक के केसेस भी सिविल लॉ के अंडर आते हैं। इसमें जो पहला स्टेप रहेगा सिविल लॉ में, वो ये है कि पिटिशन सबसे पहले दायर करनी होगी, एक तरह की एप्लीकेशन आप मान लीजिए प्यारे बच्चों। ये रेलेवेंट कोर्ट में, जो कोर्ट इसके लिए बना है वहाँ पर दायर करनी होगी इफ़ेक्टेड पार्टी की तरफ से। ठीक है, जो इफ़ेक्ट हुआ है, जिसके राइट्स इफ़ेक्ट हुए हैं, तो वो
जो है सिविल लॉ में फाइल कर सकता है केस। ये पहला स्टेप है। इसमें एक और चीज़ याद रखनी है आपको प्यारे बच्चों, कि रेंट का मैटर जब आता है, यानी किराए का मसला जब आता है किराएदार और मकान मालिक के बीच में, वहाँ पर दो में से एक पार्टी, यानी या तो लैंडलॉर्ड या फिर टेनेंट, यानी कि किराएदार फाइल कर सकते हैं केस। दो में से एक पार्टी फाइल कर सकती है केस। और इसके बाद जो है फाइलिंग ऑफ केस के बाद जो है कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड करता है, यानी अपना डिसीजन देता है। इफेक्टेड पार्टी को रिलीफ दिया जाता है कोर्ट की तरफ से, और कोर्ट जो है वहाँ पर अ, बचाव में आ जाती है जो इफेक्टेड पर्सन है उसको इंसाफ देने के लिए। मिसाल हम इसमें ले सकते हैं, एक केस जो है एक लैंडलॉर्ड के बीच में और टेनेंट के बीच में था किराए का। वहाँ पर अगर लगता है कि लैंडलॉर्ड जो है किराए का जो मसला है ये, यहाँ पर लैंडलॉर्ड का अगर लगता है कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, यानी कि मकान मालिक के साथ ज़्यादती हुई है, तो कोर्ट वहाँ पर ऑर्डर पास कर सकता है कि किराएदार को कि आपको ये फ्लैट जो है खाली करना होगा, और जो आपने किराया अभी तक नहीं दिया है, पेंडिंग रेंट आपने रखा है, उसे भी पे करना होगा। तो ये इसका एक मिसाल बन सकता है सिविल लॉ में। प्यारे बच्चों, आज हमने क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ को समझने की कोशिश की, और उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स से जो है दोनों क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ को समझना चाहा और कोशिश की। उम्मीद है जो मैंने ये आपको पढ़ाया, थोड़ा सा कोशिश की आपके लिए कि आपको मैं समझा सकूं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी यूनिट को हम कंटिन्यू करेंगे।